हेलो फ्रेंड्स, आज आईपीसी सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। चौथे लेक्चर में हमने सेक्शन 19 में न्यायाधीश की परिभाषा पढ़ी थी। आज सेक्शन 20 देखेंगे। सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब न्यायालय की परिभाषा दी गई है। न्यायाधीश जिस जगह पे कार्य करते हैं वो न्यायालय कहलाता है। लेकिन आईपीसी की धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा कुछ इस तरीके से दी गई है कि जहाँ पर न्यायिक कृत्य होता हो या जहाँ पर न्यायिक कार्य किया जाता है उसे न्यायालय माना जाएगा। सेक्शन 20 ये कहता है, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स ए जज हु एम्पावर बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलॉन। मतलब ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर कि एक न्यायाधीश को विधि के द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, या और ए बॉडी ऑफ जजेस विच आर एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी, या जजों की निकाय, अर्थात जजों की निकाय से मतलब है, जजों की बॉडी से मतलब क्या है, एक से अधिक न्यायाधीश से मिलकर बने खंडपीठ या सुनवाई के लिए अधिकृत न्यायाधीशगण, उनको बॉडी ऑफ जजेस बोला गया है। तो दूसरी पंक्ति में ये बताया गया है, और ए बॉडी ऑफ जजेस विच आर एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी व्हेन, जबकि ऐसे न्यायाधीशों की निकाय न्यायिक कृत्य करती है और ऐसा कार्य करने के लिए उनको विधि के द्वारा सशक्त किया गया है। व्हेन सच जज और जजेस ऑफ बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, यानी ऐसी स्थिति में जबकि एक न्यायाधीश या न्यायाधीश की निकाय, कई व्यक्तियों की निकाय के रूप में जिन्हें न्यायाधीश बनाया गया है, वह ऐसे स्थान पर जहां पर कि न्यायिक कार्य करते हैं उसे न्यायालय कहा जाएगा। अब सवाल यह आता है कि एक्टिंग जुडिशली का क्या मतलब है। मतलब न्यायिक कार्य करना, और न्यायिक कार्य को समझने के लिए आपको न्यायाधीश की परिभाषा अर्थात सेक्शन 19 पर फिर से गौर करना पड़ेगा। सेक्शन 19 में न्यायाधीश की परिभाषा ये दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो कि विधि के द्वारा सशक्त किया गया है और वो किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले में अंतिम स्वरूप का निर्णय दे, यदि उसके निर्णय को अपील में प्रस्तुत नहीं किया जाता या उसके दिए गए निर्णय को किसी प्राधिकारी के द्वारा कन्फर्म नहीं किया जाता। मतलब न्यायाधीश के द्वारा किसी भी विधिक कार्यवाही में, जो चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें जो डेफिनेटिव जजमेंट दिया जाता है और जजमेंट के पूर्व जो भी न्यायिक कार्रवाई औपचारिक रूप से और अनिवार्य रूप से जो करनी होती है, वो स्थान न्यायालय कहलाता है। इसलिए न्यायालय की परिभाषा धारा 20 में इस तरीके से दी गई है कि एक व्यक्ति जज है जो विधि के द्वारा ऐसे न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, या जजों की बॉडी यानी एक से अधिक जज की मिलकर निकाय, व्यक्तियों की निकाय जो कि विधि के द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए हैं या विधि के द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। व्हेन सच ए जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, और ऐसा एक व्यक्ति या जजों का निकाय जब ऐसा कार्य करता है, न्यायिक कार्य करता है, तो उस स्थान को न्यायालय कहा जाएगा। यह है न्यायालय की परिभाषा था। जज का सिटिंग प्लेस और न्यायिक कार्य का होना न्यायालय का घोतक है, ऐसा सेक्शन 20 कहता है। ये आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग प्लेस दिल्ली में फिक्स है, बिल्डिंग बनी हुई है। हर राज्य की हाई कोर्ट है, उसकी बेंचें हैं, जिला न्यायालय हैं, तहसील के न्यायालय हैं, ये सभी के स्थान फिक्स हैं। लेकिन इसमें स्थान को कोई महत्व नहीं दिया गया है, इसमें कार्य को महत्व दिया गया है, और ये लिखा गया है व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, जब ऐसा न्यायाधीश, ऐसा व्यक्ति या ऐसे जजों की निकाय, ऐसे न्यायाधीशों या ऐसे व्यक्तियों की निकाय या बॉडी ऑफ जजेस कोई न्यायिक कार्य करते हैं, उस स्थान को न्यायालय कहते हैं। न्यायालय के लिए अमूमन तो स्थान फिक्स रहता है और निर्धारित भी है, लेकिन कई जगह पर ऐसी परिस्थिति आती हैं कि जहां पर कि न्यायाधीश के कार्य स्थल को बदलना पड़ता है। जैसे कि इंदिरा गांधी मर्डर केस में तिहाड़ जेल में ट्रायल चलाया गया था, क्योंकि एक उस समय अमृतसर में खालिस्तानी आंदोलन काफ़ी चरम सीमा पे था और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जो कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको घर पर उनके गोली मारी गई थी। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से वो ट्रायल तिहाड़ जेल दिल्ली के अंतर्गत चला था। वहीं पर तिहाड़ जेल में उसकी कोर्ट बनाई गई थी, और उस जज के न्यायाधीश का नाम महेश गर्ग था और मुलजिमों के वकील का नाम प्राणनाथ लेखी था। ये उस समय की बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सब तिहाड़ जेल में ट्रायल चलाया गया
तो वहाँ पर वो कोर्ट नहीं थी। या आज भी कई स्थितियाँ ऐसी कई बार हमारे यहाँ बन चुकी हैं कि सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से न्यायालय का स्थान बदलना पड़ा है। यहाँ तक कि कई बार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने संडे के दिन या छुट्टी के दिन या रात में भी सुनवाई की है। इसका मतलब ऐसा कोई स्थान नियत नहीं होता है कि जहाँ जज बनाया जाए, जज के लिए न्यायालय घोषित किया जाए। आम स्तर एक प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये है कि जहाँ पर ऐसा व्यक्ति न्यायिक कार्य करता है जिसे कि कानून के द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत या प्राधिकृत किया गया है। अब सवाल न्यायालय का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो 99.99% कोर्ट की जगह फिक्स है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से किसी ऐसे स्थान पर भी न्यायाधीश न्यायिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय शब्द के अंतर्गत ऐसा स्थान आ रहा है यहाँ पर जहाँ पर जुडिशली कार्य होता हो, जहाँ पर एक व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय जुडिशली काम करती है। बॉडी ऑफ जजेस आर ए जज इज एक्टिंग जुडिशली मतलब न्यायिक कार्य, शपथ पर साक्ष्य लेना, सबको सुनना, जो आप और हम देखते हैं, ये सारी बातें जुडिशियल कार्रवाई में आती हैं। और इन सबको फॉलो करके आखिरी में एक डेफिनेटिव जजमेंट न्यायाधीशों को देना होता है, जिसको हम अंतिम निर्णय न्यायालय का फैसला कहते हैं। जहाँ तक कोर्ट के फैसलों के लागू होने की बात है, तो मैं आपको, मेरे जहन में आ रही है ये बात, आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे कि मैं मध्य प्रदेश इंदौर में रहता हूँ और यहीं वकालत करता हूँ। तो हमारी इंदौर हाई कोर्ट के एक जज का दिया गया किसी एक लॉ पॉइंट पे जजमेंट है, और दूसरी राजस्थान या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश राज्य की हाई कोर्ट के सिंगल जज का भी दिया हुआ जजमेंट उसी पॉइंट पर है। तो जिस राज्य की हाई कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है, या कहने का मतलब विचारण न्यायालय जिस हाई कोर्ट की अधीनस्थता या सबऑर्डिनेशन में आता है, उस न्यायालय, उस उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट को वो विचारण न्यायालय प्राथमिकता देगा, ना कि दूसरे राज्य के न्यायालय को। किंतु यही स्थिति बनती है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश इंदौर में एक मुकदमा चल रहा है और एमपी हाई कोर्ट के एक सिंगल जज का जजमेंट है किसी लॉ पॉइंट पर, कोई वकील उसको कोर्ट में साइट करता है, अपने पक्ष में विचारण न्यायालय में रखता है, और कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का निर्णय रखता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर दोनों ही सिंगल जज के जजमेंट हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश के न्यायाधीश का निर्णय प्रवेल करेगा या अधिभावी होगा, उसको महत्व दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर दूसरी स्टेट की हाई कोर्ट का डबल बेंच या फुल बेंच का जजमेंट है, मतलब 2 या 3 जजों के द्वारा सुने गए मामले का फैसला है, वो साइट किया जाता है, तो डबल बेंच दूसरे राज्य का जो जजमेंट है वो हमारे मध्य प्रदेश में माना जाएगा, भले ही मध्य प्रदेश राज्य की हाई कोर्ट का सिंगल जज का जजमेंट उस पॉइंट पर हो, लेकिन डबल बेंच का निर्णय उस पर प्रभावी होगा। उसका कारण यह है कि हाई कोर्ट का पूरे एक राज्य की हाई कोर्ट का पूरे देश पर क्षेत्राधिकार है, मतलब एक हाई कोर्ट के दिया गया फैसला संपूर्ण अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ेगा, ऐसा कानून में है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का सभी हाई कोर्ट के ऊपर माना जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग संविधान पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, संविधान के अनुच्छेद 141 में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय भी अपने निर्णय से बंधा हुआ है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को फॉलो करती है और बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि इस निर्णय की अब महत्व पहले जैसा नहीं रहा, तो उसको ओवर रूल्ड करके नया जजमेंट भी दे देती है। कहने का मतलब ये था, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट क्या है कि ऐसा स्थान जहाँ पर कि कोई भी न्यायाधीश जो विधि द्वारा अधिकृत है जुडिशली एक्टिंग, अपने काम को जुडिशली करने के लिए, वो स्थान न्यायालय कहलाएगा। ये इस डेफिनेशन में दिया है। इसके बाद में सेक्शन 21 आता है आईपीसी में। ये सेक्शन काफ़ी बड़ा है, इसमें कम से कम 12 डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं, जिसमें कई प्रकार के लोक सेवकों की परिभाषा दी गई है, और उसको आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो इसमें सेक्शन 21 से कहता है, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हियर आफ्टर फॉलोइंग, नेमली, मतलब लोक सेवक के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। इसमें पहले नंबर पर जो कैटेगरी थी इसको रिपील्ड कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिपील्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा कानून या कानून का कोई भाग जिसकी उस समय प्रासंगिकता थी, उसका महत्व था, लेकिन अब नहीं रहा, तो सरकार उसको रिपील्ड कर देती है, यानी समाप्त कर देती है। वो समाप्त हो गया है। दूसरे में बताया है, एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के थल सेना, वायुसेना और नभ सेना में जो भी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, आर्मी
नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों में कमीशन ऑफिसर के पद पर जो व्यक्ति कार्यरत है उसे लोक सेवक माना जाएगा, मतलब जनता का सेवक माना जाएगा। उसका सीधा मतलब ये होता है सरकार के द्वारा पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जनता के हित के लिए, जनता को अपनी सेवाएं देने के लिए जो शासन नियुक्ति देती है उनको लोक सेवक कहते हैं। उसमें पहली कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है, दूसरी में आर्मी या मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर को लोक सेवक बताया है। तो कमीशन ऑफिसर कौन होते हैं? जिस तरीके से आप और हम राज्य में सुनते हैं राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड अफसर, वैसे ही सेना में एक कैडर होता है जिसको बोलते हैं कमीशन्ड अफसर। तो 1860 की आईपीसी में जो भारत के एयरफोर्स यानी थल सेना, नभ सेना और जल सेना में जो कमीशन के पद पर जो अफसर थे उनको भी लोक सेवक माना गया है सेक्शन 21 के अंतर्गत। सेक्शन 21 के तीसरे डिस्क्रिप्शन में फिर से जज की डेफिनेशन को रिपीट किया है, या जज को लोक सेवक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें लिखा है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एट जुडिशरी फंक्शन, मतलब कोई भी न्याय निर्णय का कार्य करने के लिए ऐसा हर व्यक्ति जज माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जज में शामिल किया गया है जिसको विधि के द्वारा ऐसे कर्तव्यों का वहन करेगा जो कि न्याय निर्णय का कार्य करते हैं, चाहे वो व्यक्ति अकेला करे या दो व्यक्तियों के रूप में, बॉडी ऑफ पर्सन के रूप में, दो या दो से अधिक के रूप में, मतलब एक से अधिक जज काम, एक से अधिक जो भी लोक सेवक है वो काम कर रहा है जो कि एड जुडिकेशन या एड जुडिशरी फंक्शन में आता है, मतलब न्याय निर्णय की परिभाषा में आता है। ऐसा हर व्यक्ति जज माना जाएगा, चाहे वो अकेला करे या एनी पर्सन या एनी बॉडी ऑफ पर्सन के रूप में करे। कहने का मतलब ये है कि जज भी लोक सेवक है, लेकिन किस कंडीशन में लोक सेवक है? जबकि उसको न्याय निर्णय का कार्य विधि द्वारा सशक्त किया गया है और ऐसा कार्य करने का जो उसका अपना दायित्व है या वो अपना कार्य करता है, उसका मुख्य उद्देश्य एड जुडिशरी फंक्शन यानी न्याय निर्णय करना वाला होना चाहिए। फिर वो व्यक्ति चाहे अकेला हिमसेल्फ मतलब स्वयं करे या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करे, उसको जज कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति में जज की स्थिति एक लोक सेवक की होगी, ये इस डेफिनेशन का कहना है। और अगला डिस्क्रिप्शन जो आईपीसी की सेक्शन 21 में बताया गया है, उसमें कोर्ट के अंतर्गत आने वाले न्यायाधीश के अतिरिक्त जो भी स्टाफ या अन्य अधिकारी आते हैं उनको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसकी डेफिनेशन में लिखा है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब न्यायालय का कोई भी अधिकारी इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, कमिश्नर और रिसीवर। तो लिक्विडेटर कौन होते हैं, रिसीवर कौन होते हैं और कमिश्नर कौन होते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि लिक्विडेटर को हिंदी में जैसे आप बोलते हैं समापक नियुक्त करना, लेकिन लिक्विडेटर नॉर्मली कंपनी लॉ में या कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो गई या बैंक की देनदारी बढ़ गई और वो ख़त्म हो गई, उसके बारे में कोर्ट ने ऐसा फैसला कर दिया कि अब इसके देनदारी के बारे में ये फैसला है या इसके क्रेडिटर और देनदारों के बारे में निराकरण ये है। लेकिन उस फैसले को लागू करने के लिए, उस निर्णय को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट खुद नहीं करती, कोर्ट एक अफसर नियुक्त कर देती है। वो न्यायालय के निर्णय की मंशा के अनुसार उसका पालन करता है। कंपनी, बैंक इत्यादि के मामले में जो व्यक्ति इन बातों को देखेगा और निराकरण करेगा, बैंक की एसेट्स कितने हैं या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे कोई डिसीजन हुआ है तो उसके डायरेक्टर, उसके शेयर होल्डर, उसके क्रेडिटर इत्यादि के बारे में जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, जिनसे रिकवरी के बारे में जो ऑर्डर होगा, तो ये सारी कार्रवाई जो कोर्ट एक बार तय कर देती है उसको लागू करने के लिए न्यायालय एक रिसीवर भी नियुक्त करती, लिक्विडेटर भी नियुक्त करती है, उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आया है कमिश्नर का। तो कमिश्नर शब्द जो है यह सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों में इस्तेमाल हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है, वो फौजदारी मामला है, उसमें किसी गवाह या किसी दस्तावेज या किसी ऐसी वस्तु है जो कि न्यायालय में आसानी से साक्ष्य के लिए नहीं बुलाई जा सकती या उसको लाने में अत्यंत विलंब होगा, जिससे जो कि न्याय हित में या इन फेवर ऑफ जस्टिस प्रॉपर नहीं है, तो न्यायालय उसके लिए एक कमिश्नर जारी कर देती है। या किसी व्यक्ति की गवाही जिसमें अत्यधिक असुविधा होगी इत्यादि बातों की रिकॉर्डिंग के लिए एक ऑफिसर, जिसको कोर्ट का कमिश्नर बोलेंगे, या एक कोर्ट का एक वकील भी हो सकता है जिसको कोर्ट कमिश्नर बना के भेजेगी,
या किसी भी जज के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को कमिश्नर बना के भेजेगी, वो कमिश्नर जाके सारी कार्रवाई बयान इकट्ठा करना, ये लेना, जो कार्रवाई कोर्ट में न्यायाधीश के सामने होना थी, वो न्यायाधीश का प्रतिनिधि बन के जाएगा, उस व्यक्ति को कमिश्नर कहा जाएगा। ही मे बी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आपको ये बता दूं कि एडवोकेट्स की डेफिनेशन के मुताबिक एडवोकेट्स भी न्यायालय के अधिकारी हैं, इसलिए न्यायाधीश एडवोकेट्स की पैनल बनी होती है कमीशन के लिए, उसमें से भी किसी भी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट होने पर उसको अपनी ओर से कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं, और वो कमिश्नर जाके साक्ष्य संबंधी जो भी कार्रवाई होनी होती है, जो न्यायालय का आदेश होता है, उसका कंप्लायंस करता है, उसका पालन करता है। उसी तरीके से तीसरा शब्द इसमें आया है रिसीवर। तो रिसीवर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी संपत्ति पर निगरानी के लिए कोर्ट स्थायी रूप से बिठा देती है। मान लीजिए कोई मामला चल रहा है जिसमें कि बहुत सारे वाद विवाद हैं, और उसको कोई उसमें डैमेज कर रहा है, कोई उसका अपने फेवर में कर रहा है, कोई उसमें इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो न्यायालय के समक्ष जब वो मामला लंबित है, तो जब तक वो मामला लंबित है, जब तक के लिए उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए या उसकी लेनदारी देनदारी या जो भी जिस मामले या जिस केस के सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक जो भी उचित आदेश न्यायालय ने किया है कि इसमें रिसीवर नियुक्त करके इसकी देखभाल करना और इसके सारे कार्यकलाप रिसीवर के देखरेख में चलाना अनिवार्य प्रतीत होता है, तो एक व्यक्ति में नियुक्त कर देता है। चूंकि मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कोर्ट के ऑर्डर से ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाता है, और कोर्ट स्वयं वहां पर जाके डे टू डे उस मामले के सारे निगरानी करना, उसके सारे कार्यकलापों का विवरण ये सब नहीं करती। डे टू डे उससे रिपोर्ट या एज पर टाइम रिसीवर नियुक्त करके उससे रिपोर्ट लेती रहती है। इसलिए न्यायालय की परिभाषा न्यायालय के अधिकारी इस गवर्नमेंट सर्वेंट के इस डिस्क्रिप्शन में बताया है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब न्यायालय का ऐसा अधिकारी। साफ है कि इसमें जज तो नहीं है। इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, कमिश्नर एंड रिसीवर, हुज ड्यूटी इट इज, जिसकी ये ड्यूटी है कि एज सच अफसर, ऐसे अधिकारी के रूप में वो क्या क्या करेगा, टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, यानी तथ्य और विधि के मामले के बारे में जो कोई भी न्यायालय ने उसको जानकारी देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उसको प्रेषित किया है, जो उद्देश्य है, जो उसको आदेशित किया गया है, वो ये काम कर सकता है। एज सच अफसर उसकी ड्यूटी होगी उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट दे, किस मामले पे, जो भी तथ्य और विधि से संबंधित न्यायालय ने उसको ऐसे अधिकारी के नाते सौंपे हैं। और टू मेक और ऑथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या जैसे दस्तावेज को अपने पास रखे, उसको यदि उसको लगता है कोई दस्तावेज बनाए तो वो दस्तावेज भी बनाएगा। यदि किसी चीज को उसको प्रमाणित करना है तो बार बार न्यायाधीश महोदय प्रमाणित करने नहीं जाएंगे, ये उसके लिए ऑथेंटिक करने की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी जाएगी। और उस पर चार्ज क्या होगा, टू चार्ज और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी एनी प्रॉपर्टी। यदि मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कि भार ग्रहण करना, मतलब उसको अपने अंडरटेकिंग में लेना जरूरी है, तो कोर्ट आदेश करता है तो वो उसका चार्ज ग्रहण करेगा, उस पर प्रभारी रहेगा। और यदि वो चीज ऐसी है कि नष्ट हो सकती है या कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, मान लीजिए उसको बेचने का ऑर्डर करके डिस्पोज ऑफ करना, तो बेच देगा। यदि उसको किसी व्यक्ति ने दावा किया है, उसको इंटरिम कस्टडी यानी मुकदमे के निर्णय के पहले तक उस मामले की अभिरक्षा सौंपने का आदेश दिया है, तो वो उसका चार्ज ये भी करेगा। इसके अलावा टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन कोर्ट, यानी ये काम करेगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति भी आता है जिसको कोर्ट ऐसे काम सौंपती है, टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन कोर्ट। मतलब यह है कि मान लीजिए कोर्ट की आदेशिका, जो न्यायिक आदेशिका कोर्ट ने जारी की है, उसका निष्पादन करना। उसकी जैसे कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई ये आदमी इस मामले में गवाह है, इनको बुलाने के लिए सम्मन जारी करते हैं, तो न्यायाधीश महोदय स्वयं सम्मन लेकर तामीली नहीं जाएंगे, उनके अंडर में जो ऑफिसर होगा उसको डायरेक्शन दे देंगे कि साहब आप जाइए, इसको तामील कराइए, इस व्यक्ति की इसी दिन गवाही होना है। ये जुडिशियल प्रोसेस में सम्मन्स को जारी करना, किसी ने मुकदमा लगाया है वादी प्लेंटिफ के रूप में, तो डिफेंडेंट को नोटिस जारी करने के आदेश हुए हैं, तो ये जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट या निष्पादन करने के लिए या उस करने के लिए उसे काम करेगा। ऑल टू प्रिजर्व एडमिनिस्टर एनी ओथ, यदि किसी के शपथ पर बयान इत्यादि या किसी को शपथ दिलाना है तो वो काम भी करेगा, उसकी व्याख्या भी करेगा, और इसके अतिरिक्त ऐसे कार्य भी करेगा टू प्रिजर्व ऑर्डर इन कोर्ट, यानी वो न्यायालय के जो भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जरूरी है, और ऐसे अधिकारी को जो भी आदेश दिए जाते हैं या उसका जो भी कर्तव्य है
वो उसका पालन करेगा। और इनके अलावा ऐसा व्यक्ति भी आता है, एंड एवरी पर्सन स्पेशली अथोराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी। इसके अतिरिक्त ऐसा भी व्यक्ति आएगा जिसे कि विशेष रूप से न्यायालय ने कोई ड्यूटी सौंपी है जो कि इनके अंतर्गत आती है, तो ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसके बाद ये आता है एवरी जूरी मैन, एसेसर और ए मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग टू कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिसका नाम जूरीमैन का कोई पद होता है, जूरीमैन, एसेसर और ए मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग टू कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक या न्यायालय को सहायता देने वाले या न्यायालय के काम में सहायता पहुंचाने वाले या न्यायालय की सहायता के लिए जो आदमी नियुक्त किए जाते हैं। इसमें 3 तरह के लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया गया है। जूरीमैन मतलब जूरीमैन होते हैं, ये आपको बताता हूँ, एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत। तो जूरीमैन के बारे में मैं आपको सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें KM नानावटी वाला केस, जिसमें एक फिल्म बनी थी रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार था, अभी कुछ 2-3 साल पहले आई थी, जिसमें KM नानावटी एक आर्मी वो नेवल अफसर रहता है और उसकी वाइफ के दोस्त से उससे अफेयर होते हैं और वो उसको मार देता है। वो ट्रायल चलता है, उसमें जूरीमैन का जिक्र आया। जूरीमैन क्या होते हैं, जो क्रिमिनल ट्रायल चलता था या कोई बड़ा मुकदमा जिला स्तर पर चलता था, तो उसमें जज के अलावा भी कुछ गणमान्य लोग या कुछ समझदार या जिनका सोशल कॉन्शियस अच्छा होता है, सामाजिक अनुभव, सामाजिक विचारधारा और सामाजिक कार्य क्षेत्र का जिनको बहुत अच्छा अनुभव होता है, उनको जूरीमैन के रूप में नियुक्त करते थे, जिनका काम क्या होता था, कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करना या सहायता करना। ये जिक्र आप उस रुस्तम फिल्म में अक्षय कुमार को जो जज बरी करता है, तो जूरी के ओपिनियन अक्षय कुमार के फेवर में जाने के कारण बरी करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जूरीमैन माना गया है। असिस्टेंट एसेसर या इसी तरीके व्यक्ति जो किसी न्यायालय को या किसी लोक सेवक को उसके काम में मदद करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति सहायक भी है। और ये जूरीमैन तो स्पेसिफिक कोर्ट के लिए है, एसेसर कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट के लिए, और मेंबर ऑफ पंचायत मतलब हो सकता है 1860 के समय जब यह IPC बनी उस समय कोई ऐसा कानून हो कि पंचायत का मेंबर भी लोक से पंचायत का ऐसा हर मेंबर नहीं, ऐसा मेंबर जो न्यायालय या किसी लोक पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक को उसके काम में सहयोग के लिए अनिवार्य हो या सहयोग करता हो, उसको भी लोक सेवक माना है। इसके अलावा ये आज का डिस्क्रिप्शन ये 6 नंबर का ये है, एवरी आर्बिट्रेटर और एनी पर्सन टू होम एनी cause or matter has been referred for decision or report to any court of justice or any other competent public authority। यानी ऐसा व्यक्ति भी उसमें आता है, ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक के दायरे में आता है जिसे कि कोई आर्बिट्रेटर के रूप में कोई काम सौंपा गया है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि न्यायालय ने, आर्बिट्रेटर या अन्य कोई व्यक्ति यानी मध्यस्थम और अन्य कोई व्यक्ति जिसको न्यायालय ने किसी मामले को निपटाने के लिए या उस मामले में उसकी रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत किया है, या ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायालय के बजाय किसी लोक अथॉरिटी या पब्लिक प्राधिकारी ने किसी मामले में कोई अपनी रिपोर्ट तैयार करने या उसको निर्णय देने के लिए अधिकृत किया है या आदेशित किया है, ऐसा व्यक्ति भी एक लोक सेवक माना जाएगा। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि कोर्टें भी मध्यस्थम, पहले बता दूं क्या होता है। मध्यस्थम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई मामलों को निपटाने के लिए लोग आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत मध्यस्थम अपॉइंट करते हैं, और सिविल कोर्ट या किसी बड़ी न्याय प्रक्रिया, एविडेंस पेश करने की प्रक्रिया से बचने के लिए मामला आर्बिट्रेशन को दिया जाता है। ऐसे आर्बिट्रेशन कहलाते हैं। ये भी लीगल पर्सन होते हैं जो लॉ कानून का अच्छा ध्यान रखते हैं, कानून का बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस होता है। तो न्यायालय या कोई लोक प्राधिकारी किसी ऐसे मामले को जिसके कि आर्बिट्रेटर या जिस व्यक्ति को वो उचित समझते हैं, या कोई भी ऐसा मामला जो महत्व का है, उसमें निर्णय करने के लिए या उस मामले की रिपोर्ट कोर्ट को या किसी पब्लिक अथॉरिटी को देने के लिए जिनका कर्तव्य है, ऐसे लोग भी लोक सेवक माने जाएंगे। एक मिनट मेरा आज मैं कोर्ट गया था तो कई जूनियर एडवोकेट ने बोला कि सर आप आपका मोबाइल नंबर भी बता दीजिए कि कीजिए, तो मैं आपसे अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9229991431, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।